Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Community Pharmacy and Management, chapter number 3, Prescription and Prescription Handling. So in this lecture we will discuss what is a prescription and how to handle a prescription. जैसा कि हमने शुरू किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी और मैनेजमेंट की, कम्युनिटी के अंदर फार्मासिस्ट कैसे रोल प्ले करता है, कैसे कम्युनिटी फार्मेसी रन होती है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है। तो उसी के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक जो फार्मासिस्ट रहता है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो कि किसने दिया होता है, किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या जो हमारा आरएमपी होता है उसके थ्रू फार्मासिस्ट को दिया हुआ रिटर्न ऑर्डर होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि कौन सी मेडिकेशन देनी है, कितने अमाउंट में देनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इसको लेने के लिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस मेडिकेशन के टाइम पे ध्यान रखनी है, और उस मेडिकेशन रिलेटेड, उस पेशेंट रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और किस तरीके से इस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। सो अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ फिजिशियन or a dentist or any other medical practitioner to the pharmacist to compound and dispense a specific medication for individual patient. This prescription is actually a direct link between the physician, pharmacist and the patient. It is a silent information the dispensing of the prescribed medications, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली एक रिटर्न ऑर्डर होता है, ठीक है, लिखा हुआ एक रिटर्न ऑर्डर है। किसने लिखा है, किसी फिजिशियन ने, डेंटिस्ट ने या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है, इसको बोलते हैं हम आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि फिजिशियन हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है या कोई भी और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, जो किसको लिखेगा, फार्मासिस्ट को लिखेगा कि किस तरीके से आपको एक स्पेसिफिक जो मेडिकेशन है उसकी कंपाउंडिंग करनी है, उसको बनाना है और उसको डिस्पेंस करना है, उसको देना है, किसको, हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को, ठीक है। जो भी पेशेंट है उसको कौन सी मेडिकेशन देनी है, ठीक है, उसको कैसे कंपाउंड करना है, कैसे डिस्पेंस करना है, इसके बारे में सारी रिटन इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिखी हुई होती है। इस तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन होता है एक्चुअली में वो एक डायरेक्ट लिंक होता है किसके बीच में, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में एक डायरेक्ट लिंक होता है, उसी को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ये जो है एक साइलेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर बिना बोले चुपचाप लिखी हुई इंफॉर्मेशन होती है, किसके बारे में, जो भी मेडिकेशन, जो भी दवाई वहां पर प्रिस्क्राइब की होती है, ठीक है, उसके डिस्पेंसिंग के बारे में कि कौन सी मेडिकेशन देनी है, कितने अमाउंट में देनी है, ठीक है, कौन सी ब्रांड की देनी है, ठीक है, या इसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करना है, ठीक है। और पेशेंट की एज लिखी होती है उसके अंदर, पेशेंट को अगर कोई अदर डिजीज सिम्टम है तो वो उसके अंदर मेंशन होता है। तो यहाँ पर मेडिकेशन से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, मतलब पेशेंट की डिजीज से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है, ठीक है। पेशेंट की हेल्थ स्टेटस का ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में इस प्रिस्क्रिप्शन को डिवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन विच हैविंग फर्स्ट हैंडलिंग, सेकेंड बॉडी, थर्ड इज क्लोजिंग, ठीक है। तो फर्स्ट रहेगा आपके हेडिंग, जिसके अंदर मेंशन रहेगी उसकी डेट कि किस दिन वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, जो भी पेशेंट है उसका नाम एंड एड्रेस, उसकी एज और उसका सेक्स। सेकेंड होती है उसकी मेन बॉडी, जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें लिखा होता है सिर्फ आरएक्स। सेकेंड होता है इनस्क्रिप्शन, जिसमें मेन कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनको कंपाउंडिंग करनी है, उनका नाम और उनका अमाउंट लिखा हुआ रहता है। थर्ड होता है सबस्क्रिप्शन, जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि
क्या डायरेक्शंस हैं जिनको हम फॉलो करना है इस प्रिस्क्रिप्शन को लेते हुए। थर्ड होता है आपकी क्लोजिंग। क्लोजिंग जो प्रिस्क्रिप्शन जहाँ एंड होता है वहां उसको क्लोज किया जाता है। इसके अंदर जो भी फिजिशियन है उसके सिग्नेचर होते हैं, तो ये सब चीजें इसमें मेंशन रहती है। आप एक जनरल यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, आपने देखा होगा इस तरीके से। सबसे ऊपर हॉस्पिटल का नाम लिखा है, उसके बाद जो भी डॉक्टर है, जैसे कि यहाँ पे है डॉक्टर जॉन किलर जो एमबीबीएस एमएस है ऑर्थो के अंदर, उनका एड्रेस पूरा लिखा है, उनका फोन नंबर, फैक्स नंबर, उनकी फुल इंफॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखी है पहले पेशेंट की इंफॉर्मेशन। पहले तो सबसे पहले लिखी है प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन, सबसे ऊपर तो लिखिए क्या, प्रिस्क्राइबर की इंफॉर्मेशन। फिर लिखिए पेशेंट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, पेशेंट में लिखा है पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी जिस डेट को लिखा गया है, और इस प्रिस्क्रिप्शन का सीरियल नंबर। एक और चीज, हाँ, सेक्स लिख दो या जेंडर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, और फिर लिखी होती है मेन उसकी बॉडी। ठीक है, बॉडी में होते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, एक तो होता है सुपरस्क्रिप्शन जिसमें आरएक्स, इनस्क्रिप्शन जिसमें जो जो ड्रग्स है कंपाउंड जिनके कंपाउंडिंग करनी है उनका डोज वगैरह लिखा रहता है, और फिर रहता है इनस्क्रिप्शन एंड देन सबस्क्रिप्शन जिसके अंदर लिखा रहता है कि क्या क्या डायरेक्शंस हैं जो हमको यहाँ पर फॉलो करने हैं। लास्ट में नीचे मेंशन रहता है डॉक्टर के सिग्नेचर। ठीक है, लास्ट में डॉक्टर के सिग्नेचर रहते हैं जो ये बताते हैं कि ये फिजिशियन है जिसने अप्रूव किया है इस प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है, तो ये रहता है क्लोजिंग। तो 3 पार्ट रहते हैं यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के। फर्स्ट पार्ट रहता है हेडिंग जिसके 2 पार्ट है, एक तो है डेट और पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकेंड रहती है बॉडी जिसमें रहता है सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। फिर रहता है थर्ड पार्ट जिसमें रहता है कि पेशेंट के और फिजिशियन के दोनों के सिग्नेचर, कि दोनों उस प्रिस्क्रिप्शन को क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट रहता है आपके हेडिंग। हेडिंग में क्या रहेगी, हेडिंग में रहेगी डेट, नेम, सेक्स और एज। ठीक है, डेट में लिखा रहेगा इट हेल्प्स अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग एंड द डेट ऑफ द prescription for filling the prescription. The personal data of a patient includes the name, age, sex and address of the patient. ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट जो रहता है वो रहता है डेट, जिसके अंदर ये मेंशन रहता है कि किस डेट को वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, किस डेट को उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे ये जो डेट है ये हेल्प करती है फार्मासिस्ट को ये फाइंड आउट करने में, ये पता लगाने में कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो कितनी तारीख को लिखा गया है, कितनी तारीख को उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके प्रिस्क्रिप्शन की डेट क्या है, और वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको किस तारीख को फिल किया गया है, किस तारीख को उसको लिखा गया है। फिर इसके अंदर उसकी पर्सनल डाटा रहते हैं, पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि उसका नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसकी एज रहेगी, उसका सेक्स रहेगा कि मेल है फीमेल है, सेक्स बोल सकते हो जेंडर बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स या जेंडर इसके अंदर मेंशन रहता है। ठीक है, नेम के अंदर क्या रहता है, नेम में रहेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट व्हिच इज रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इट इज सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन इन केस। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन रहता है प्रिस्क्रिप्शन का, जो भी पेशेंट है उसका नाम और उसका एड्रेस। ठीक है, क्यों, जो कि ये हेल्प करता है कि प्रिस्क्रिप्शन किसको लिखा गया है, ये मेडिकेशंस किसको दी जा रही है, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड चीज होती है इसके अंदर सेक्स और एज। सेक्स मतलब कि मेल फीमेल है, जेंडर कौन सा, एज की कितनी एज का है। ठीक है, ताकि क्योंकि एज के अकॉर्डिंग ही डोज प्रिस्क्राइब की जाती है और सेक्स के अकॉर्डिंग भी, मेल और फीमेल है इस बेसिस पर डोज डिसाइड किया जाता है कि ये ड्रग कितने अमाउंट में देनी है। ठीक है, तो सेक्स और एज के अंदर है सेक्स एंड एज ऑफ ए पेशेंट स्पेशली यूज इन केस ऑफ चिल्ड्रन फॉर हेल्प द pharmacist टू चेक द प्रिस्क्रिप्शन डोज ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स या एज मेंशन रहती है पेशेंट की। ठीक है, जो यूजुअली जैसे चाइल्ड है या जो भी ओल्डर पर्सन है उनके केस में काफी ज्यादा यूजफुल होती है फार्मासिस्ट को ये डिसाइड करने में कि जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसका कितना अमाउंट, उसका कितना डोज यहाँ पर दिया जाना है। ठीक है, तो उसको ये बताता है। सेकेंड रहता है बॉडी। बॉडी के 3 पार्ट है, सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन।
तो फर्स्ट पार्ट रहता है सुपरस्क्रिप्शन, इट इज रिप्रेजेंट बाय द RX, इसे RX के द्वारा बताया जाता है, एंड दिस RX इज द एब्रिविएशन फॉर द लैटिन वर्ड रेसिपी और रेसिप, which means take you. This symbol is said to designate or the sign of Jupiter, that means a god of healing. The symbol was employed by the requesting god for the healing, and this symbol was employed by the requesting the god for a quick recovery of the patient. ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी रहती है उसके तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन, जिसके अंदर सिर्फ RX मेंशन रहता है, ये RX से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ये RX बेसिकली एक एब्रिवेट होता है जो कि लैटिन वर्ड के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है रेसिपी या रिसिप्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू टेक, कि भाई आपको ये लेना है, टेक यू, आपको ये लेना है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये ये होता है जुपिटर का साइन। ठीक है, ये जुपिटर को बताता है, जुपिटर का इसका डेजिग्नेट होता है, या जुपिटर के साइन को रिप्रेजेंट करता है, उसके सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जहां पर जुपिटर का मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग, दैट मीन्स हम गॉड से, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट इस मेडिटेट कर रहा है वो क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी हील हो जाए, ठीक हो जाए। और ये जो सिंबल होता है ये दिया जाता है किस फॉर्म में दिया जाता है, एक रिक्वेस्टिंग फॉर्म में इसको लिखा जाता है कि हम गॉड से हीलिंग के लिए, ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिस सैम्बल वॉज एम्प्लॉयड बाय द रिक्वेस्टिंग गॉड, ये सैम्बल यहाँ पर इसलिए लगाया जाता है कि हम यहाँ पर पेशेंट की क्विक रिकवरी के लिए, कि पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस बात को ये यहाँ पर बताता है। ठीक है, सेकेंड होता है इसका इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन क्या है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर which contains the name and the quality of the ingredients. It also contains a manner in which the medicine should be taken. ठीक है, इनस्क्रिप्शन जो है मेन पार्ट रहता है बॉडी का भी, जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि कौन सी दवाई लेनी है, कितने अमाउंट में लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन रहती है। तो ये जो है प्रिस्क्रिप्शन का मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके नेम, उनके नाम और उनकी क्वांटिटी मेंशन रहती है, और इसके अंदर मेंशन रहता है कि किस तरीके से आपको मेडिकेशन लेनी है। ठीक है, वो मैनर, वो तरीका क्या है जिस तरीके से आपको मेडिकेशन इनटेक करनी है। थर्ड है आपका सुपरस्क्रिप्शन, सॉरी सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? This part contains the prescriber's direction to the pharmacist for preparing the prescription number of dose to be dispensed. ठीक है, ये है थर्ड पार्ट सब्सक्रिप्शन। ये जो पार्ट है इसके अंदर प्रिस्क्राइबर के लिए, जो भी प्रिस्क्राइबर है वो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है, बताता है कि किस तरीके से जो पेशेंट है उसको जब आप मेडिकेशन दोगे तो डोज का नंबर कितना रहेगा, कितनी डोज आपको देनी है, किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को तैयार करना है। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट रहता है उसके अंदर प्रिस्क्राइबर के थ्रू जो भी फार्मासिस्ट है उसको के लिए इंफॉर्मेशन रहती है, उसके लिए डायरेक्शंस रहते हैं। और थर्ड पार्ट रहता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर लास्ट एंडेड पार्ट है, जिसके अंदर फिजिशियन और पेशेंट के सिग्नेचर रहते हैं, स्पेशली फिजिशियन के, कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये फिजिशियन के थ्रू अप्रूव्ड प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो द फिजिशियन having prescription must be signed with the prescriber own hand. Address and registration number should be written in case of a dangerous drugs. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उसको प्रिस्क्राइबर के थ्रू जो है साइन किया जाएगा, खुद प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ से उसे साइन करेगा, जहाँ पर उसका एड्रेस लिखा रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा। स्पेशली जो डेंजरस ड्रग्स है उसके केस में वहां पर उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना कंपलसरी होता है, उसके साइन होना बहुत कंपलसरी होता है कि हाँ यही प्रिस्क्राइबर है जिसने ये मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब करने के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक है, फिर ये सारी बातें हुई प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस प्रिस्क्रिप्शन को जब फार्मासिस्ट के हाथ में ये आता है तो फार्मासिस्ट उसको हैंडल कैसे करता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसकी प्रिस्क्रिप्शन हाथ में आएगा तो वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो पढ़ेगा कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा है। ठीक है, उसको चेक करेगा कि कहीं उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है।
उसके बाद जो भी मटेरियल्स उसके अंदर लिखे हुए हैं उनको कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, उनकी वेइंग करेगा, वेइ करने के बाद उसकी कंपाउंडिंग करेगा, मतलब फॉर्मुलेशन बनाएगा, फॉर्मुलेशन बनाने के बाद उसकी अच्छे से लेबलिंग करके उसकी पैकेजिंग करके फाइनली अपने रिकॉर्ड सेक्शन के अंदर पेशेंट का नाम और कौन सी मेडिकेशन उसने लिए, कितनी तारीख को, ये सारी इंफॉर्मेशन वो रखेगा, ठीक है। और इस तरीके से फाइनली वो अपने मेडिकेशन को यहाँ पर डिस्पेंस करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेगी। तो नेक्स्ट इज हैंडलिंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। दिस इंक्लूड्स द डिस्पेंसिंग प्रोसेस इन विच the following steps are to be allowed or followed during the handling of a prescription. First is the receiving, second is the checking and reading, third is the collecting or weighing the material, fourth is the compounding, labeling and packaging. यहाँ पर जो डिस्पेंसिंग का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स में फॉलो होता है और इन 4 स्टेप्स के थ्रू किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किया जाता है। 4 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे, सेकेंडली उसको रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसमें चेक करेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद जो भी मटेरियल उसमें मेंशन है उन सबको कलेक्ट करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनको वे करेंगे, वे करने के बाद उनको प्रॉपर्ली कंपाउंड करके एंड देन उनको लेबलिंग करके फाइनली पैक कर देंगे। तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग यहाँ पर की जाती है। तो 4 स्टेप्स रहते हैं जिसके थ्रू हमारे प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो भी फार्मासिस्ट आपके प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा मतलब कि पेशेंट लेकर के आएगा या कई बार डायरेक्टली उसके पास आएगा वो प्रिस्क्रिप्शन और फिर इसको चेक करेगा। तो फर्स्टली रिसीविंग में द फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन एंड रीडिंग चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले फार्मासिस्ट क्या करेगा, खुद जो है प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको पढ़ेगा, चेक करेगा अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। इन दिस द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंप्लीटली एंड केयरफुली रीड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट रहेगा वो उस प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से रीड आउट करेगा और उसको टॉप से लेकर के बॉटम तक अच्छे से कंप्लीटली ध्यान से पूरा चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन इन विच द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी चेकिंग फॉर एनी इनकम्पैटिबिलिटी। साथ ही फार्मासिस्ट ये भी चेक करेगा कि कहीं ऐसा कोई ड्रग कंपाउंड तो उसके अंदर नहीं है जो एक दूसरे के साथ या पेशेंट में जो भी फूड मटेरियल है या ऑलरेडी टेकन मेडिसिन है उनके साथ कोई इंटरेक्शंस तो नहीं कर रहा या पेशेंट के लिए वो किसी भी तरीके से इनकम्पैटिबल तो नहीं है। तो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया जाएगा कि वो कंपैटिबिलिटी पेशेंट के साथ शो कर रहा है या नहीं। थर्ड स्टेप के अंदर कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल in which before the compounding the prescription all the materials which are required for it should be collected on the left hand side of the balance. After the weighing the material it should be shifted to the RHS of the balance. The second step is this give a check of ingredients which have been weighed while compounding. The label of every stock should be read at least 3 times in order to avoid any error. Third step when taken from the shelf or a drawer. Fourth step when the content are removed from weighing and measuring, and in the last when the content are returned back to their proper place. ठीक है। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम जो भी मटेरियल है ठीक है जिसको हमको डिस्पेंस करना है उसको इकट्ठा करके वे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी प्रिस्क्रिप्शन के हमारे मटेरियल है उनको कंपाउंड करने से पहले जितने भी मटेरियल्स हमको चाहिए वहां पर उन सबको पहले हम इकट्ठा कर लेंगे और वेइंग बैलेंस के एक लेफ्ट हैंड साइड पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कि भाई हमें ये मटेरियल चाहिए उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद एक एक करके उनको वे करना शुरू करेंगे। जो भी मटेरियल्स है उनको वे करते जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर रखते जाएंगे, ठीक है। और इससे आपको एक चेक भी मिल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने वे कर लिए हैं, ठीक है। और बाद हम उसकी कंपाउंडिंग शुरू करेंगे। तो जब हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हमने
जो भी यहाँ पर वेइंग करा है उसको एक अप्रोप्रिएटली लेबल लगा के रख लिया है। तो जितने भी हमारे स्टॉक है उस पर हम लेबल लगा के रखेंगे ताकि रीड एटलीस्ट 3 टाइम्स, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कंपाउंडिंग करने से पहले अच्छे से एटलीस्ट 3 बार पढ़ेंगे ताकि कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है। फिर when taken from a shelf or a drawer, या तो हम खुद उसको लेंगे, ठीक है, या हम ड्रॉवर में से उसको निकाल करके लेंगे, या हम कंटेंट को जब हम वेइंग से या मेजरिंग से हटा रहे हैं तब उसको हम लेंगे, और या फिर जब हम उसको प्रॉपर प्लेस पर वापस रख रहे हैं कंटेंट को तब भी हम उसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि हमने जो मटेरियल लिया है वो सही लिया है, सही से बेक किया है। ठीक है। उसके बाद सही जगह पर जहाँ उसके अप्रोप्रिएट जगह उसको वापस वहां रखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, मतलब कि हमें एक साइड पर कई सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना है, जो भी मटेरियल है हमारे उनको सबको एक एक करके लेते जाना है, उनकी वेइंग करते जाने हैं, और उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर रखते जाना है। उसको 2-3 बार चेक करना है अच्छे से कि आपने सही कंपाउंड सही अमाउंट में लिया है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में करना है हमको कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है। इन विच कंपाउंडिंग शुड बी कैरिड आउट इन अ नीट प्लेस and all the equipment required are should be clean and dried throughoutly. Only one prescription should be compounding at a time, and the size of the label should be proportional to the size of the container. The label should contain the required suggestions to the patients. ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमने वेइंग तो कर ही लिए सारे कंपाउंड्स की, अब हम क्या करेंगे उसकी कंपाउंडिंग। तो एक नीट एंड क्लीन प्लेस पर हम सारे कंपाउंड्स को हमने वेट कर लिया है, उनको लेकर के उनकी कंपाउंडिंग करेंगे, उससे फॉर्मुलेशन तैयार करेंगे। इस फॉर्मुलेशन को तैयार करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे इक्विपमेंट्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, एकदम ड्राई होने चाहिए, और एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है। एक साथ 3-4 को करोगे तो इधर उधर इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दोगे। तो हमेशा एक टाइम पर एक ही प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना है, और जितना ज्यादा बड़ा लेबल है, जितना ज्यादा बड़ा है साइज, ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है, अलग अलग आप बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्स करके बनाए हैं, तो वहां पे लेबल भी बड़ा बनेगा, और लेबल बड़ा बनेगा उसके लिए कंटेनर भी बड़ा होना चाहिए। तो जितना बड़ा लेबल बना रहे हो उसके हिसाब से ही उसके प्रोपोर्शनल में कंटेनर का साइज रखना है। और जो लेबल होगा उसके अंदर पेशेंट के बारे में अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है तो वो भी उसके अंदर सजेशंस में मेंशन करते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से कंपाउंडिंग कर ली, लेबलिंग कर ली, एंड देन फाइनली आपने उसको पैक कर लिया। उसके बाद आप उस सारी चीजों का रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल कितने कितने अमाउंट का आपने लिया है और उससे फॉर्मुलेशन को बनाया है। So in the last step, the make a final check record the action taken, issue medicines to the patient with the clear instructions and advice. ठीक है। फिफ्थ स्टेप के अंदर इन द लास्ट एंड फाइनल हम क्या करेंगे, जो भी हमने एक्शंस परफॉर्म किए उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको फाइनली चेक करेंगे। ठीक है। मेडिकेशन को फाइनली सप्लाई करने से पहले, इशू करने से पहले हम फाइनली उसको चेक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद अच्छे से सही तरीके से हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से इस मेडिकेशन को इनटेक करना है, कितनी बार करना है, और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है मेडिकेशंस को लेते टाइम, और क्या क्या एडवाइस है जो उसको उस मेडिकेशन के टाइम पे दी जानी चाहिए, वो सब हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को यहाँ पर हैंडल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज गुड फार्मेसी, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, है ना, कि किस तरीके से कम्युनिटी फार्मेसी को अच्छे तरीके से चलाएं। अब कम्युनिटी फार्मेसी को जब आप चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सही तरीके से मेडिकेशंस की डिस्पेंसिंग करनी भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस। इन दिस good dispensing practice ensure that the right medicines of a desired quality are delivered correctly to the right patient with the right dose, strength, frequency, dosage form, quantity, together with a clear instruction which is written both and verbal, with an appropriate packaging which is suitable for maintaining the quality and efficacy of the medicine. The second is a safe, clean and organized working environment provides the basis for the good dispensing practices. ठीक है।
तो क्या बोल रहे हैं कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि किस तरीके से आप अच्छे से मेडिकेशन को देना यहाँ पर सीख जाते हो और आप अच्छे से बिल्कुल सही मेडिकेशन सही अमाउंट में एकदम अप्रोप्रिएट मैनर में आप मेडिकेशन को वहां पर देते हैं। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस इस बात को इंश्योर करती है कि डिजायर्ड क्वालिटी की, जैसे क्वालिटी की आपको मेडिकेशन चाहिए वैसी ही ये मेडिकेशन है, बिल्कुल राइट एकदम सही मेडिकेशन है। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिटीज आपको चाहिए वो ये मेडिकेशन फुलफिल कर रही है। तो ये जो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस होती हैं ये एकदम सही तरीके से सही पेशेंट को जो है मेडिकेशन डिलीवर करती है। ठीक है, तो सही पेशेंट को सही क्वालिटी की मतलब एक अच्छे डोज में, सही डोज के अंदर, सही डोज मतलब सही अमाउंट के अंदर, ठीक है, एक सही स्ट्रेंथ के अंदर और एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक करेक्ट डोजेस फॉर्म के अंदर और एक सही क्वांटिटी के अंदर जो है एक क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ रिटर्न फॉर्म में और वर्बल फॉर्म के अंदर जो है एक अप्रोप्रिएट पैकेजिंग के अंदर हमें मेडिकेशंस को प्रोवाइड करना है। और जब हम ये मेडिकेशन दे रहे हैं तब उस टाइम पे मेडिकेशंस की क्वालिटी और एफिकेसी जो है, एफिशिएंसी जो है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहनी चाहिए। इस तरीके से एक गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के अंदर हम ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो कि बिल्कुल ही सेफ होगा, क्लीन होगा और एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक सही अमाउंट में सही डोज, एक सही स्ट्रेंथ की डोज, सही नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के अंदर एक सही डोजेज फॉर्म में जो है एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ, ना सिर्फ ओरली बोल करके बल्कि साथ में लिख करके भी आप एक अप्रोप्रिएट पैकेजिंग के थ्रू जो है एक सही एक उस मेडिकेशन की क्वालिटी और एफिकेसी को मेंटेन करते हुए, ठीक है, एक सही मेडिकेशन यहाँ पर जो भी पर्सन है, जो भी आपके पेशेंट है उसको आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। और यहाँ पर जब आप डिस्पेंस कर रहे हो तो वहां पर वर्किंग एनवायरनमेंट भी बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल सेफ होना चाहिए, एकदम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, द डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फर्स्ट क्वालिफाइड और ट्रेन्ड स्टाफ, सेकेंड अप्रोप्रिएट फिजिकल सराउंडिंग्स, थर्ड adequate shelving and storage areas, fourth proper work surfaces, fifth suitable equipment and sixth is necessary packaging material। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं? डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, मशीन एकदम सही होनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं लोग वो बिल्कुल ट्रेन्ड पर्सन होने चाहिए। ठीक है, और जो भी आसपास का एनवायरनमेंट हो वो भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 मेजर क्वालिटीज हैं जो कि यहाँ पर एक डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट है आपके कि क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, कि जो क्वालिफाइड है उस पर्टिकुलर मेडिकेशंस को देने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए जो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जानता हो कि कौन मेडिकेशन कितने अमाउंट में देनी होती है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन हो इन सारी बातों की। तो एक ट्रेन्ड स्टाफ यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है आसपास का जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, प्रॉपर शेल्फ होनी चाहिए जिसमें आप अपना सामान रख सकें, अपने मेडिकेशंस को रख सकें, मेडिकेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज एरिया होना चाहिए, एक प्रॉपर वर्किंग सरफेस होनी चाहिए जहां पर आप मेडिकेशंस की कंपाउंडिंग कर सको, मेडिकेशंस को निकाल के रख सको, सुटेबल इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से आप मेडिकेशंस को बना सके, उसकी कंपाउंडिंग कर सके। और लास्ट में जो भी पैकेजिंग मटेरियल हैं, ठीक है, वो नेसेसरली वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और हमारी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिस्पेंसिंग एरर्स और स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देम। सो देयर आर मेजर एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आर legibility, checking and too many customers, lack of concentration, too many phone calls and social media, and lack of experience. And there is some strategies for minimizing the dispensing error. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि किस तरीके से हम जो है प्रिस्क्रिप्शन जब हम
आता है हमारे पास, तब हम उसको जब डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो मेजरली कौन कौन सी एरर्स वहाँ पे देखने को मिलती हैं और किस तरीके से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ मेडिकेशन एरर और प्रिस्क्रिप्शन एरर सच एज फर्स्ट लाइबिलिटी। देखिए तो सारे सोर्सेज हैं जिसकी वजह से मेडिकेशन एरर यानी दवाइयाँ देने में मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, प्रेस्क्रिप्शन एरर देखने को मिल सकता है। जैसे कि फर्स्ट आती है इसके अंदर लाइबिलिटी की, भाई जो भी चीज मेंशन है उसको सही तरीके से समझ ही नहीं पाए कि क्या बोलना चाहता है, क्या है जो हमें देनी है वहां पर। ठीक है। सेकेंड हो सकता है चेकिंग कि नो पर्सन आर अवेलेबल टू रीचेक द फुल मेडिकेशन, कि भाई जो भी आया उसने अपनी अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता गया, समझ आता गया, वो देता गया, गलत से ही कुछ भी दे दिया उसने। तो वहां पर जैसे कोई ट्रेनिंग पर्सन है जो ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको सुपरवाइज करने के लिए कोई सीनियर स्टाफ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सभी मेडिकेशंस को प्रॉपरली रीचेक करने के लिए अगर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो भी वहां पर एरर होने के चांसेस होते हैं। थर्ड है टू मेनी कस्टमर्स, दैट मीन्स ड्यू टू द मेनी कस्टमर्स द डिस्पेंसर नीड्स मोर टाइम टू प्रॉपरली हैंडल but the customers have no time to wait, that is why error is occurs। ठीक है। तो अगर बहुत सारे कस्टमर्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर तो डिस्पेंसर को क्या करना होगा कि एक एक करके ध्यान से प्रॉपरली उनको हैंडल करना होगा, उनको टाइम लगेगा अच्छे से हैंडल करने के लिए। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कस्टमर्स जो है वो वेट नहीं करना चाहते, वो तो आवाज करते रहेंगे, बार बार उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे कि मेरा करो मेरा करो। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। Fourth is lack of concentration. That means every dispenser should be properly concentrated on the prescription, and if they are not, then error can occur। ठीक है। जो भी डिस्पेंसर है, जो भी मेडिकेशंस को डिस्पेंस कर रहा है, दे रहा है, उसको प्रॉपरली कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है। कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको ध्यान से पढ़े, ध्यान से हर एक मेडिकेशन जिसमें लिखी हुई है उसको सही से कंपाउंडिंग करे, सही अमाउंट में, सही डोज में वो उसको कंपाउंड करे। अगर वो सही से नहीं करता है, उसको कंसंट्रेशन नहीं है, पूरा ध्यान नहीं है वहां पर अपने काम में, तो वहां पर एरर आ सकती है। फिफ्थ है कि टू मेनी फोन कॉल्स और सोशल मीडिया, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे आउट ऑफ मोबाइल्स एंड कीप टच विद स्विच ऑफ एट द टाइम ऑफ वर्किंग। ठीक है। तो कई बार जो बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, सोशल मीडिया के अगर कोई यूज करता है तो उसके मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट का ध्यान नहीं रहता, उसका माइंड जो है वो थोड़ा सा फोन कॉल्स और अपने मोबाइल फोन सोशल मीडिया की तरफ रहता है। तो उससे भी क्या होता है, मिस्टेक्स एरर होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी काम कर रहा है वो अपने मोबाइल को से दूर रहे, या काम करते वक्त अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे ताकि उसको डिस्टरबेंस ना हो। एंड नेक्स्ट इज ब्रेक ऑफ द एक्सपीरियंस, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग पर्सन को क्या पता है कि कौन सा कितने अमाउंट पे कैसे देना है। ठीक है। तो एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके के पेशेंट को किस तरीके की मेडिकेशन देनी है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पर एरर होने के, मिस्टेक होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट आता है द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द मिनिमाइजिंग ऑफ अ डिस्पेंसिंग एरर, सच एज first ensure a correct entry of a prescription, second is confirm that the prescription is correct or complete, third is reduce distraction when possible, fourth beware of look alike, sound alike a drug, fifth be careful with the zeros and abbreviations, and sixth is organize the workplace। ये कुछ तरीके हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेडिकेशन दी जा रही है उसके अंदर जो एरर्स आ रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉलोइंग लिस्ट है, जैसे कि फर्स्ट है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से आपको एंट्री लिखी होनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है तो वहां पर चांसेस कम हो जाते हैं कि आपके प्रिस्क्राइबर है, सॉरी जो भी आपका फार्मासिस्ट है वो सही ही तरीके से सही डोज ही देगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन जो है अगर वो सही से लिखा हुआ है, उसके अंदर एंट्री बिल्कुल सही तरीके से हो रखी है ना, तो वहां पर भी एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड है कि इस कंफर्म हो कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन हो वो बिल्कुल सही लिखा हो और बिल्कुल कंप्लीटली लिखा हो, कि
सारी मेडिकेशन विद अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट डोज उसके अंदर मेंशन रहे। ठीक है। थर्ड है कि जितना हो सके उतना कम आपको करना है डिस्ट्रैक्शन, खुद की तरफ से भी और सराउंडिंग की तरफ से भी। फोर्थ है कि आपको दवाई की तरफ नहीं देखना है या आपको दवाई की तरफ साउंड नहीं करना है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई दवाई जैसा नहीं लगता हो कि जो मेडिकेशन लिखी है उस जैसा ही आप कुछ और दे दें, तो कोई वैसा ही दिखने वाला या वैसा ही लगने वाला जो मेडिकेशन है उससे उसको लेकर के केयरफुल रहना है। जो भी जीरोस है एब्रीविएशन है उनको लेकर के केयरफुल रहना है। जीरोस हो सकता है कि 0.003 लिखा है और हमने 0.03 दे दिया, तो यहाँ पर हमें जीरोस को लेकर के पॉइंट्स को लेकर के काफी केयरफुल होना है। एब्रीविएशन जैसे कि जो लगभग सिमिलर एब्रीविएशन की जो ड्रग होती है उसके अंदर कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि देना कुछ और चाहते हैं कुछ और दे दिया। ठीक है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि एब्रीविएशन का ध्यान रखना है, जीरोस का ध्यान रखना है और वर्क प्लेस को पूरी तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि चीजें एक दूसरे में मिक्सअप ना हो और इजीली मिल जाए वो। ठीक है। तो ये वो पर्टिकुलर तरीके हैं, स्ट्रेटेजीज हैं जिसके थ्रू जो भी एरर आ रही है डिस्पेंस करने में मेडिकेशंस को उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इसी ये लेक्चर होता है कंप्लीट। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इस प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन के हैंडलिंग में कौन कौन से एरर्स देखने को मिलती है और किस तरीके से इन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये एंड हुआ हमारा लेक्चर। ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।